Okay, so question number 20 is deal with the question number 20. So question number 20 is saying that the higher GDP means greater per capita availability of the goods in the economy. ठीक है, so do you agree with the given statement? Give valid reason in support of your answer. कह रहा है कि higher GDP means greater per capita availability. So क्वेश्चन नंबर 20 कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 to 21. ठीक है, 19 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. सो 19 से 21 ये है आपका 4 मार्क्स ईच. ओके, 4 मार्क्स ईच का है. तो क्वेश्चन नंबर 21 कितने का हो गया? 4 मार्क का हो गया. तो हायर जीडीपी मीन्स कह रहा है हायर जीडीपी, आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी means greater per capita availability of goods in the economy. Do you agree? आप कह रहा है कि आप एग्री करते हो इस स्टेटमेंट से. गिव वैलिड रीजन. ठीक है, वैलिड रीजन देना. तो इसमें कह रहा है जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड बाय द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, जीडीपी क्या होता है? सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री किसी भी इकोनॉमी में क्या हुए हैं? प्रोड्यूस्ड हुए हैं, क्रिएटेड बाय इन अ पर्टिकुलर ईयर. किसी भी पर्टिकुलर ईयर में हम लोग जब बात करते हैं, सो वी मे बी टेम्पटेड treat higher level of GDP of a economy as an index of greater well-being of the people of that country. फिर इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो पर कैपिटा जो भी गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स अगर जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी अगर कंट्री का बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जीडीपी का बढ़ना मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्रोडक्शन होना. जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो पर कैपिटा है हर इंडिविजुअल को गुड्स की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? वो भी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, फिर कह रहा है बट दीज आर दी रीजन विच दिस मे नॉट बी करेक्ट. बट कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये करेक्ट नहीं हो सकता है. जिसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी जीडीपी, हाउ यूनिफॉर्म इज इट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी का प्रोडक्शन हो गया, जीडीपी जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं वो क्या है? उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या इक्वली हो रहा है? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, हम इनकम की बात करते हैं उसी बेसिस पे करते हैं. जो भी जीडीपी का डिफरेंट जीडीपी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हर एक सेक्टर में हो रहा है? कि रिचर पीपल को तो मिल ही रहा होगा, क्या पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी वो सारे गुड्स की अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं? फिर हम लोग बात करते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. कुछ ऐसे भी एक्सचेंज होते हैं जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, मतलब मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स किसी भी इंडिविजुअल को, अगर हम लोग बात करते हैं जीडीपी के इंक्रीज होने के साथ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, तो ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज जिनको हम लोग एक मॉनेटरी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. फिर बहुत सारे एक्सटर्नलिटीज़ हो जाते हैं. जैसे एक्सटर्नलिटीज़ की बात करते हैं, पॉजिटिव जो कोई भी काम हो रहा है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, बट उसी की वजह से निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कैसे हो गई? कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई भी वर्क चल रहा है, उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट किसी भी इंडिविजुअल को पड़ रहा है, मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम और ब्रिजेस का, उसकी वजह से जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी क्या हो रहे हैं? उससे अफेक्टेड हो रहे हैं. तो उनका घर भी उस एरिया में बन रहा है तो उनके घर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एज वेल एज उनको उसके लिए सफ़र करना पड़ा है, दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है. तो ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से भी जीडीपी पे इम्पैक्ट होता है एंड दी डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द जीडीपी. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सम डिफरेंट मेजर. सो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सबको हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है. क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम कंट्री का कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन हम बात तो कर लिए, अब उस टोटल पॉपुलेशन में
जब हमने देखा कि टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं और जीडीपी, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो मे भी इसमें जो पुअरर सेक्शन है उनकी इनकम को तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं रहे कि वो कितना अर्न कर रहे हैं, हम तो वो कैलकुलेट करें कि टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर क्या आ जा रहे हैं, रिचर सेक्शन भी आ जा रहे होंगे, जिनकी रिचर सेक्शन से ही उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम कंट्री की अच्छी लगने लग रही होगी, तो लग रहा होगा कि हाँ हमारी कंट्री की तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है। बट हम लोग उन पुअरर को क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो कुछ जनरेट ही नहीं हो रही है। जब उनकी इनकम जनरेट होगी नहीं तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन हम लोग जो कैलकुलेट करें टोटल, जैसे हम लोग पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन और नेशनल इनकम, हम कंट्री की नेशनल इनकम ले रहे हैं और आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं पर कैपिटा इनकम इतनी है। तो क्या वो रियलिटी में इतनी होती है? नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करें तो पूरी कंट्री की इनकम आ जा रही है। डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड की भी बात करें तो उसमें जिनकी इनकम ज़्यादा है उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम अच्छी दिख जा रही है, बट रियलिटी में वो पर कैपिटा इनकम उतनी होती नहीं है। ठीक है, सो इनकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि पुअरर सेक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का वो प्रॉपरली नहीं होता है, जिनकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये रॉन्ग है। रिफ्यूट हम इसको कर सकते हैं कि हाँ नहीं ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें एक और में दे रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, आपको इसमें क्या कह रहा है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। तो कह रहा है जीडीपी और द जीडीपी रेफर्स, क्वेश्चन नंबर 20 में और में दिया है, ठीक है, ये भी 4 मार्क का ही होगा। तो जीडीपी और जीडीपी रेफर्स टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वट एवर प्रोड्यूस इन एन कंट्री इन अ पर्टिकुलर इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सो विद इन द नेशन इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर प्लस इनकम कैरी अर्नड बाय द फॉरेन रेसिडेंट लोकली लेस इनकम अर्नड अब्रॉड बाय द कंट्री, सो व्हेन द जीडीपी इज एस्टिमेटेड एट द करेंट प्राइस। जब हम लोग नेशनल इनकम और जीडीपी को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। एंड व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द कांस्टेंट प्राइस और द बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइस पे जब हम लोग करते हैं तो वो होता है आपका रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर और द कांस्टेंट प्राइस एंड द नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड एट द करेंट प्राइस। ठीक है, सो बोथ नॉमिनल एंड जीडीपी आर कंसिडर्ड एट द फाइनेंशियल मैट्रिक। हम लोग फाइनेंशियल कंट्री की इकोनॉमी सिचुएशन को मेजर कर लेते हैं। सो रियल जीडीपी, हम लोग को फॉर्मूला पता है, रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। अगर हमको प्राइस इंडेक्स कंट्री का कैलकुलेट, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कि हम लोग को क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, प्राइस जीडीपी। अगर हमें यहाँ पे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है सो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, इफ रियल जीडीपी वाज 11.84 ट्रिलियन इन 2017, कि रियल जीडीपी कह रहा है 11.84 ट्रिलियन 2017 में, एंड नॉमिनल जीडीपी इज 19.39, नॉमिनल है 19.39 ट्रिलियन। ओके, सो देन द डिफ्लेटर वाज दी 1.3। अब डिफ्लेटर कितना हो जाएगा, ये जीडीपी डिफ्लेटर जब हम लोग बात कर रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली जीडीपी आपका जीडीपी डिफ्लेटर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर, और दी प्राइस इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस इंडेक्स भी इसको लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 1.1।
इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी की वैल्यू लेके, नॉमिनल जीडीपी, आप कुछ भी वैल्यू ले लो, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग इसके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज distinguish between qualitative and the quantitative tools of the credit control as may be used by the central bank. Question number 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 is distinguish between qualitative and the quantitative tools of the credit control as may be used by the central bank। तो इनके बीच में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, क्वांटिटेटिव जो भी टूल्स हैं और दी क्वालिटेटिव टूल्स हैं। ठीक है, आपको पता है 2 डिफरेंट क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स होते हैं, कौन कौन से, विच इज कंट्रोल, जो भी मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में वो कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक करती है। सो क्वांटिटेटिव टूल्स और दी क्वालिटेटिव टूल्स में हम लोग जानते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली सारे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका हो गया CRR, SLR एंड दी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हम लोग जब क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो कौन से डिफरेंट क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, जिसमें हम लोग एक लेते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकेंड हो गया आपका मॉरल सुएशन, थर्ड वन इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, क्या क्या हो गया इसमें आपका, इसमें हो गया आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या आ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इन सारे के थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट का कंट्रोल करती है। ठीक है, सो दीज आर दोज विच आर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या करते हैं, क्वांटिटी, मनी की सप्लाई में कितनी क्वांटिटी है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। एंड दीज टूल्स आर वेरी इफेक्टिव टू इधर इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई। कि ये सारे जो भी डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट टूल्स हैं जो हम लोगों ने देखा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। क्वालिटेटिव में क्या है, दीज आर दी दोज विच इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो हो रही है इसकी क्वालिटी पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, नॉट वॉल्यूम। कितना ज़्यादा करना है, क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करता, ये क्वालिटी के बारे में बात करता है कि कितना हमें, किस क्वालिटी का कितना हमें देना है, मतलब कहाँ पे देना है, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, वॉल्यूम की बात नहीं करता है। तो इसमें क्या क्या आ गया, ये डिफरेंस हो गया कि ये क्वांटिटी मनी सप्लाई का कितना क्वांटिटी होगा मनी सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज होगा मनी सप्लाई, और ये क्वालिटी की बात करता है, मनी सप्लाई की क्वालिटी किस टाइप की है, वॉल्यूम की बात नहीं करता कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके आप ऐसे डिफरेंस करके एक मीनिंग, मतलब मीनिंग बता दो, फिर इसके डिफरेंट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स बता देना, ये है, बस ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 इज क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑफ योर
6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 20 to 24. सिक्स मार्क्स ईच, ठीक है. ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का ये क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन सबसे पहला 22 डिस्कस करते हैं. 22 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी. सो फर्स्ट इज डिफाइन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट. आपको ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट बताना है. एंड सेकेंड है डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन. तो यहाँ पे आपको मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम बताना है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 20 के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज क्वेश्चन ए एंड बी. ए इज रिलेटेड टू द ट्रेड सरप्लस. सो ट्रेड सरप्लस मीन्स जब ट्रेड का सरप्लस की हम लोग जब बात करते हैं तो वो क्या सिचुएशन हो जाती है? वो सिचुएशन जब when export of the goods and services is more than the import of the goods and services. जब एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कंट्री का ज्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दिस सिचुएशन इज ट्रेड सरप्लस. व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड में अगर डेफिसिट हो रहा है तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है? व्हेन द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर द मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब हमारी कंट्री का आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है? हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, ठीक है. तो ये सिचुएशन हमारे लिए डेफिसिट हो जाती है. वहीं सरप्लस की बात करते हैं तो व्हेन दी एक्सपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, गुड्स को हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का. फॉरेन करेंसी हमें मिल रही है, तो इससे क्या हो रहा है? दैट विल बी दी सरप्लस फॉर दी एनी कंट्री. सो ट्रेड सरप्लस इज द सिचुएशन when the export of the country is the more than the import of the country. कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है? ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द इम्पोर्ट. और ट्रेड डेफिसिट सिंपली मीन्स कि जब इम्पोर्ट हम गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री में बाहर से गुड्स को ज्यादा मंगा रहे हैं एज कंपेरिजन टू हम अपनी कंट्री में जो भी गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं. मतलब कि हम कंट्री से गुड्स को बाहर ज़्यादा अपनी कंट्री में ज़्यादा मंगा रहे हैं एज कंपेरिजन टू हम जितना कंट्री से गुड्स को बाहर भेज रहे हैं. तो ये सिचुएशन हो गई ट्रेड डेफिसिट. मीन सिंपली व्हेन दी योर import of the goods and services becomes more than the export of the goods and services, this situation is trade deficit. And trade surplus is when the export of the goods and services is more than the import of the goods and services. This situation is called the trade surplus. Okay. So till here we have discussed in today's class. In next class we will start to solve the another question, question number 22, the part B. Okay. So thank you. Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay, so from the previous few classes, I think from October, we are continuously revising the chapters of your macroeconomics, as well as we have discussed this some topic of the Indian economic development too. Okay, so in the macroeconomics, in which students are facing the most of the problem, we have discussed that chapter again and again. For example, the numerical questions which is related to your national income, as well as the income determination and the multiplier. After that, simultaneously we have also discussing the some theoretical concept or the topic, that is foreign exchange rate, balance of payment, government budget, aggregate demand, aggregate supply, and the related aggregates like MPC, APC, MPS, APS, investment. After that, we have started the chapter, the theoretical part of the income determination. So at which situation the income will be the determined, and the chapters of your excess demand and the deficient demand, fiscal policy, monetary policy, etc., etc. Okay, but after that I think
you are facing more and more of the questions in your RTs as well as in the pre-board too. So after that we have also started to solve the, first of all we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in 2020 October, and after that we have solved the paper CBSE examination paper 2020, and after that we have started to solve the CBSE examination paper 2019. In the previous class we have started to solve the CBSE examination paper 2019. Okay, so in this first of all we will recapitulate whatever we have discussed in the previous class, and after that we will start the to solve the next or the different questions related to the CBSE examination paper 2019. Okay, so first question we have discussed the, if the primary deficit in a government budget will be zero. Primary deficit in a government budget will be zero. जो प्राइमरी डेफिसिट है वो गवर्नमेंट बजट का विल बी जीरो. जीरो होगा व्हेन के आगे इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको देखना है. फर्स्ट कह रहा है व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होगा तब प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा. सेकंड कह रहा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो, जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो जब जीरो होगा. फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, जब फिस्कल डेफिसिट जीरो होगा. एंड द लास्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट. जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होगा उस केस में प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट का जीरो होगा. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है कि जब हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट किसका करते हैं, प्रीवियस ईयर का करते हैं. तो फिस्कल डेफिसिट अगर आपका क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट ही इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल हुआ, मतलब एक साल किसी एक ईयर ऐसा हुआ कि फिस्कल डेफिसिट हुआ ही नहीं. ठीक है, तो हम पिछले साल का ही जो भी इंटरेस्ट हमने लोन लिया था उसको पे कर दिया. तो जब वो पे कर दिया तो प्राइमरी डेफिसिट होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ओके, तो ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो प्राइमरी डेफिसिट विल नॉट बी रेज्ड. प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, वो रेज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इनकरेज करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, उसमें ऑप्शन है रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी. इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देगी. सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट में जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको सेल कर देगी. एंड द लास्ट वन डी इज इंक्रीज बैंक रेट. हमें पता है जब इंकरेज करना होता है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, ओके, जब हमें इनकरेज करना है तो उस केस में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकरेज करने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है इकोनॉमी में तो हमें इंक्रीज करना है. तो ये क्या कंडीशन हो गई है, ये कंडीशन है डेफिशिएंट डिमांड की. ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड में याद करिए हमें इंक्रीज करना है, लोगों की डिमांड इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है. तो उस केस में गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, सारे रेट को कम कर देती है. जब रेट को कम करेगी तो लोन लेना क्या हो जाएगा, बैंक से ईजियर हो जाएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगेगा. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा तो पीपल विल इनकरेज टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर. पीपल क्या होंगे, इनकरेज होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्ट करें. ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करेगी, देखिए इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट बिकम्स मोर कॉस्टलियर. सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करती नहीं है, इंक्रीज बैंक रेट भी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट लेना, लोन लेना कॉस्टलियर हो जाएगा. तो इसमें ऑप्शन है रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो. सो दिस वन विल बी योर आंसर. 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ए, क्योंकि आपको मैंने बताया था 2019 तक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर नॉट इंक्लूडेड इन योर क्लास 12, इट वॉज इन दी क्लास 11. आपको 2019 तक माइक्रो और मैक्रो था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट टैक्स, एंड ऑप्शन में उसके दिया है व्हाट डू यू मीन बाय एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बोथ आर द कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट, and in the direct tax the burden
of the paying the tax will not shifted to the another person. उसका जो बर्डन होता है, इंसिडेंस होता है, जिसपे वो डायरेक्ट इम्पोज हुआ है, उसको हम किसी और पे क्या करते हैं, कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये भी कंपल्सरी पेमेंट होता है विच इज मेड टू दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को हम लोग पे करते हैं, बट इसका जो भी बर्डन होता है, जो इम्पोज जिस पे हुआ होता है, उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं किसी और पे. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स मीन्स जो भी कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करती है, अपना प्रॉफिट पे जितना भी वो टैक्स को पे करती है. इनकम टैक्स जो किसी भी इंडिविजुअल के इनकम पे जो भी चार्ज होता है. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दी इनडायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस दी डिफाइंड मनी मल्टीप्लायर. सो इट इज रेफर्स टू द फ्रैक्शन बाय विच मनी गेट मल्टीप्लाइड. उस फ्रैक्शन में जितने टाइम्स मनी मल्टीप्लाइड होती है इन द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन विच इज डन बाय द कमर्शियल बैंक. ठीक है. फ्रैक्शन ऑफ द मनी मल्टीप्लाइड in the process of the credit creation which is done by the commercial bank is called the money multiplier. Right. Next question discuss किया था हम लोग ने, that is calculate change in final income. Final income आपको calculate करना है जब आपके पास MPC दिया है और change in investment दिया है. तो पता है MPC दिया है तो K की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे. K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. ये सारा हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन बता नहीं रही हूँ, बस थियोरेटिकली आपको ओरली बस बता दे रही हूँ कि यहाँ पे MPC की वैल्यू क्या है, दी हुई है. तो K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC से हम लोग K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देन K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा आई की वैल्यू रख के, K की वैल्यू रख के हम लोग डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लेंगे, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड अंडर द किंशियन थ्योरी ऑन द एम्प्लॉयमेंट. कि इम्पैक्ट बताना एक्सेस डिमांड का किंशियन थ्योरी पे एम्प्लॉयमेंट पे. तो क्या होगा इसका किंशियन थ्योरी पे, किंशियन थ्योरी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्या होती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई. जब AD क्या हो जाता है, AS से ज़्यादा हो जाता है, तो रीचिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. फिर वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो हम लोग ने गैप पढ़ा था, ये जो गैप हो जाता है, ये गैप, ओके, ये जो गैप है एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल AD एंड द रिक्वायर्ड AD, जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं आपका एक्सेस डिमांड. इस पे इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे है. सो वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें. सो देयर विल बी नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट. ठीक. जब एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही है, सो देयर विल बी नो इंक्रीज इन दी आउटपुट. आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो आउटपुट में भी क्या है, वो भी नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा. फिर लास्ट हम लोग बात किसकी करते हैं, प्राइस पे. प्राइस पे क्या होगा, ये पूरा बर्डन, पूरा प्रेशर किस पे आ जाएगा, प्राइस पे आ जाएगा. सो प्राइस विल इंक्रीज एंड देयर विल बी जनरल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड इट लीड्स टू द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा. ये सारा हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 18 में और में दिया एक्सेंट सेविंग. एक्सेंट सेविंग मतलब प्लान्ड सेविंग की बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर और दी वो कितना प्लान कर रहा है कि वो कितनी सेविंग करेगा. फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जब व्हेन एनी पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एंड दे आर विलिंग टू डू एट दी एग्जिस्टिंग वेज रेट. एग्जिस्टिंग वेज रेट जो भी चल रहा है उस लेवल पे वो काम करने को तैयार हैं, उस सिचुएशन में उसको क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है ऑटोनॉमस कंजप्शन. ऑटोनॉमस कंजप्शन मीन्स की अ कंजप्शन which is automatically doing and which is continuous at the zero level of income. कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं. तो दिस वन इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम. इनकम में कितना चेंज हो रहा है इस पर डजेंट मैटर, बट अगर हमारी इनकम जीरो भी होती तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, दैट इज classify the following statement is revenue receipt or the capital receipt. ठीक है. वो revenue receipt है कि capital receipt है,
तो फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोग ने रेवेन्यू रिसिट को देखा था, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि असेट और कोई भी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs, जो भी शेयर्स हैं PSUs के पब्लिक सेक्टर के, वो प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल रिसिट होगा, क्योंकि कंट्री के असेट क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहा है, तो कैपिटल रिसिट। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पेड हो रहा है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग इन नेचर होता है। सो दिस वन विल बी दी रेवेन्यू रिसिट, बिकॉज इस पे असेट और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज बोरोइंग फ्रॉम दी IMF, हम लोग बोरो कहाँ से कर रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर रहे हैं, वहाँ से अगर कर रहे हैं तो बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस वन विल बी योर कैपिटल रिसिट। टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी last class question number 19. So in today's class we are going to start with the question number 20. Okay, so let's get started.